गाइस जैसे कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है देखा जाए तो हमारे डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन आपके एग्जिट एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे इस सीरीज में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट की हम बात करें तो इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है और साथ में सेकंड यूनिट है, इन दोनों यूनिट के एमसीक्यूज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने 12 क्वेश्चन देखे थे, सेकंड जो हमारी यूनिट है उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे। तो आज जो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 3 रहेगी और इसका पार्ट फर्स्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी यूनिट है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इसके अंदर से एमसीक्यूज भी हमारे थोड़े से ज़्यादा बने हैं। तो टोटल यहाँ पे 38 बने, जिसमें कि 20 इस लेक्चर में हम देखेंगे और हमारे जो यहाँ पे 18 रह जाएंगे उनको हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे आपको समझनी ज़रूरी है, जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट है तो इसके अंदर से हम देखें कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे कहाँ से रहेंगे। तो हमारी जो सेकंड यूनिट है साथ ही में हमारी ये थर्ड यूनिट है, ये दो हमारी ऐसी यूनिट्स है इनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन इनमें से आएंगे। अब रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन निचोड़ है ना पूरे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का वो इन यूनिट्स में है। आगे जो हमारी यूनिट्स है उसमें हम जो एक्ट्स वगैरह हमारे यहाँ पे हैं उन्हीं को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, तो हमारी कुछ बेसिक बातें हो जाती हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें यहाँ पूछ रहा है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है किस ईयर में पास हुआ था, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो हमारे यहाँ पे जैसे 1941 1941 में हुआ था, 1940 1940 में हुआ था, 1942 1942 में, साथ ही में 1955 1955 में। तो अगर आपने यूनिट के नाम को ही अच्छे से पढ़ा है ना तो वहीं पे इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन भी है 1940, तो हमारे जो एक्ट है यहाँ पे 1940 में पास हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है इसके जो रूल्स है वो कब पास हुए थे, तो हमारे 1945 1945 में हुए थे। तो ये हमारा इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब चलिए सेकंड यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज टू। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, अगर आपने ये यूनिट अच्छे से डिटेल में पढ़ी हुई है ना तो आपको आंसर ईजिली पता होंगे। और अगर आपने यही नहीं देखा है कि हमारी मतलब जो एक्ट है यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या होता है, तो आई थिंक हो सकता है आपको समझ में नहीं आए यहाँ पे हम क्या चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं है तो आप पहले डिटेल में देख लीजिए, उसके बाद में आप इसके एमसीक्यूज देखिए, क्योंकि एमसीक्यू जब भी समझ में आते हैं जब डिटेल में हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ये जो हमारा एक्ट है, तो कोई भी हमारा एक्ट होता है ऐसे नहीं बेफिजूल में गवर्नमेंट उसको पास कर देती है, कोई ना कोई रीज़न होता है, किसी ना किसी रीज़न से क्या होता है हमारे जो एक्ट होते हैं इनको पास किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल द प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, हमारी कुछ ज़रूरी एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं तो उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। या सेकंड हमारे यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलेट द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, या जैसे हमारी ड्रग्स होती हैं कॉस्मेटिक्स होती हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल करने के लिए या इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है इस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर फूड प्रोडक्ट, या जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन है नॉन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा। क्या होता है ये जो हमारा एक्ट है ना, तो इसका मैंने ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे हम किसी ड्रग की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हमें कोई ड्रग सेल करनी है, उसका इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी कॉस्मेटिक या ड्रग का, तो उसके लिए क्या होता है हमें लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ हमें फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या होता है यहाँ पे इस एक्ट के अंडर में आता है। तो आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, वरना आगे हमारे काफ़ी क्वेश्चन है उनमें डिटेल में हम इसको जानेंगे। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे पूछ रहा है ड्रग इम्पोर्ट बिल वाज पास्ड इन द ईयर। देखिए हमारी जो ड्रग्स होती हैं तो उनको जो हम इंपोर्ट करते हैं तो ये बिल हमारा किस ईयर में पास हुआ था। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सेकंड यूनिट में भी यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है, हमारी जो यूनिट है इसके अंदर ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है इसलिए हम देख रहे हैं। जैसे कि 1937 1937 में हुआ था, 1940 1940 में, 1948 1948 में, 1938 1938 में। इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, आपके पास 5 सेकंड है, आप यहाँ पे माइंड में सोच सकते हैं क्या इसका आंसर रहेगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1937। जैसे हमारी ड्रग्स होती हैं तो उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा ये जो बिल है यही हमें यहाँ पे अलाउ करता है। तो ये बिल हमारा 1937 1937 में यहाँ पे पास हुआ था, तो ये हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए जो गैप है इसमें हमारा आंसर आएगा, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर्स। देखिए क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, क्वेश्चन में सीधा पूछ रहा है हमारी जो ड्रग्स होती हैं तो वो एक मैन्युफैक्चरर से एक
जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जैसे कस्टमर ग्राहक हम कह सकते हैं, तो उस तक ये कैसे पहुंचती हैं, वो एक हमें यहाँ पे आंसर फिट करना है। उसके बाद में पूरा क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परचेज, भाई क्या करते हैं हम, परचेज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुँच रही है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे सेल बेच रहा है जब हो रहा है, या कह सकते हैं कंपाउंडिंग करने से, या यहाँ पे डिस्पेंसिंग करने से। तो यहाँ पे देखिए आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है। बाकी इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा, सेल। अब पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो सेल इज द प्रोसेस, सेल क्या होती है, हमारी एक प्रोसेस होती है ऑफ पासिस। पासिस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगगह भेजने में, ऑफ ड्रग्स, किसकी, ड्रग्स की, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जैसे एक हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनने उसने एक दवाई बनाई, और क्या होते हैं, जैसे हमारे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या हमारे बड़े जो होलसेलर होते हैं जो स्टॉक में माल रखते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से माल को ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हमारी ड्रग्स होलसेलर को, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या करता है, उसको कंज्यूमर को बेच देता है। तो कुल मिला के मैन्युफैक्चरर से जो एक कंज्यूमर तक कोई भी हमारी ड्रग जा रही है, तो ये हमारी जो एक सेल होती है उसके थ्रू ही जाती है। पहले मैन्युफैक्चरर सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर जो होता है हमारा सेल करता है रिटेलर, और रिटेलर हमारा सेल करता है किसको, कंज्यूमर को। ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हमने आपको पढ़ाई हुई है, तो इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन 4 जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे पूछ रहा है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 11th अमेंडमेंट रूल्स वाज अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन। देखिए क्वेश्चन को आप इस तरह समझिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसमें क्या होता है ना, टाइम टू टाइम हमारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि सुधार होते रहते हैं। भाई हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर से हटानी चाहिए, यूजफुल नहीं है, वो हट जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ हमारे नए रूल्स वगैरह जो इसमें ऐड करने चाहिए, यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का हमारा जो 11वां अमेंडमेंट है, तो इसके रूल्स जो है ये अनाउंस किए गए थे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑन, मतलब कि किस चरण में किस डेट में किए गए थे, ये आंसर में हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन है जुलाई 17 2019, साथ में यहाँ पे जुलाई 17 2021, और यहाँ पे सी है हमारा मार्च 17 2015 हमारा आएगा 2015, साथ में यहाँ पे जून 17 और 2019। तो एक हमारे यहाँ पे ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा। तो आपके पास 5 सेकंड है, सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। तो हमारा जो 11th अमेंडमेंट है, इसके जो यहाँ पे रूल्स अनाउंस किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, यहाँ पे जुलाई 17 2019 इस डेट को हमारे यहाँ पे किए गए थे। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है, द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंड टू। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, जैसे क्या होते हैं हमारे डीआई होते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, अब ये मत कहना ये क्या होते हैं, डिटेल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो डीआई क्या होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो कभी भी आपकी क्लिनिक, मेडिकल या जहाँ आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे आ सकता है, आपकी दवाई वगैरह का सैंपल ले सकता है, भाई किस तरह से आप बना रहे हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या किस तरह से आप दवाइयों को बेच रहे हैं, आपका बिल वगैरह कुछ भी। तो ये जो हमारा डीआई वगैरह जो सैंपल लेता है आपका, ये कहाँ पे सेंड करता है, किसको करता है, यही आंसर हमें यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे सेंड करता है ड्रग कंट्रोलर को, जो ड्रग वगैरह को कंट्रोल करता है स्टेट के अंदर या सेंट्रल के अंदर, या सेकंड हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरीज। भाई क्या होता है, कोई भी हमारा सैंपल है टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह में जाता है जो वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। थर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट, या यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है केमिकल एनालिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी आएगा। देखिए क्या होता है, कोई भी हमारा डीआईए जब क्या करता है, कोई भी हमारा सैंपल लेता है तो वो सेंड करता है किसको, गवर्नमेंट एनालिस्ट को। ये क्या करता है, यहाँ पे एनालिसिस करता है उस सैंपल को, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट देता है डीआई को, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है वहाँ पे एक्शन वगैरह लिया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट हमारा ये करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट 7 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 और इससे आगे के हमारे कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे डीआई से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 7 में यहाँ पे पूछ रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो ये जो हमारा एक्ट है, तो इसके किस सेक्शन के अंडर में यहाँ पे जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसको अपॉइंटेड किया जाता है, ये आंसर हमें यहाँ पे देना है। देखिए पहले आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आईपीसी है, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे जैसे 21 है, यहाँ पे 21 जो है हमारा, ये हमारा सेक्शन रहेगा, साथ ही में किसका रहेगा, इंडियन पीनल कोड का। तो यहाँ पे 21 ऑफ आईपीसी, साथ ही में 36 ऑफ आईपीसी, और यहाँ पे 42 ऑफ आईपीसी, और साथ ही में यहाँ पे 41 ऑफ आईपीसी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पे 21 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के अंडर में क्या होता है, हमारा जो एक डीआई ड्रग इंस्पेक्टर होता है इसको अपॉइंटेड किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे
क्लियर हो जाता है। अब 8 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर इज। तो अगर आपको एक डीआई बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये आंसर हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन आया कि सर हमें डीआई बनना है, तो इसके लिए हम कौन सी डिग्री या डिप्लोमा करें जिससे कि हम यहाँ पे डीआई बनने के लिए अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि यहाँ पे डिग्री इन साइंस, आपने साइंस में डिग्री कर रखी है, डिग्री इन फार्मेसी आपने फार्मेसी में डिग्री कर रखी है, या कह सकते हैं यहाँ पे डिग्री इन मेडिसिन आपने मेडिसिन में डिग्री कर रखी है। या हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बोथ बी, यहाँ पे आपने फार्मेसी में डिग्री कर रखी है तो, या आपने मेडिसिन में डिग्री कर रखी है तो देखिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन डी आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिग्री इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी मतलब कि बी फार्म, अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखा है तो आप इजीली क्वालिफाई हैं, मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, डीआई बनने के लिए। या आपने मेडिसिन में भी डिग्री कर रखी है, भाई हमारी फार्मेसी है उसमें मेडिसिन की तो स्टडी करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 को देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसमें काफ़ी सारे शेड्यूल की हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर आपने डिटेल में इस यूनिट को पढ़ा हुआ है तो आपको पता भी होगा, वो शेड्यूल हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सब 1 मिनट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसके बारे में, हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं इनको हम कह सकते हैं हमारी एक लिस्ट टाइप होते हैं। क्या होता है, जैसे हमारी डिफरेंट टाइप की ड्रग्स होती हैं, तो क्या है हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंडर में क्या हुआ है, काफ़ी सारे शेड्यूल बनाए गए हैं और ड्रग को यहाँ पे क्या है शेड्यूल वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हमारी क्या होती है, जैसे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होती है, जैसे हमारी नशीली दवाएं, तो उनको यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल एक्स होता है उसके अंडर में रखा हुआ है। या जैसे हमारी जो ड्रग होती है हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है, तो वो जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनको यहाँ पे शेड्यूल एच में रखा हुआ है। या हम कह सकते हैं जैसे हमारी यहाँ पे शेड्यूल सी और C1 होता है, उसमें हमारी क्या होती है कुछ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन से, जैसे हमारे सीरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, इनको रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे शेड्यूल होते हैं जिनके अंदर हमारी क्या होती है ड्रग्स यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा शेड्यूल्स हमारे क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे आगे काफ़ी क्वेश्चंस अब यहाँ पे आएंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, पैक साइज ऑफ द ड्रग इज कवर्ड अंडर। जैसे क्या होता है हमारी जो ड्रग्स होती है तो उनका जो पैक साइज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ हमारी क्या होती है ड्रग ऐसी होती है पैक साइज में जो हमारी मतलब 10 टैबलेट आती है, कुछ हमारी 15 टैबलेट आती है, इससे अलग भी हमारी आती हैं। तो ये जो हमारी इतनी सारी दवाई जो पैक साइज में यहाँ पे मतलब बनाई जाती हैं, तो किस शेड्यूल के अंडर में इनको कवर किया जाता है। जैसे फर्स्ट हमारा शेड्यूल ओ हो जाता है, शेड्यूल पी हो जाता है, साथ में यहाँ पे शेड्यूल P1 हो जाता है और यहाँ पे शेड्यूल आर हो जाता है। अब देखिए इस तरह के आंसर आपको पता होने चाहिए क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, भले ही कम आए लेकिन आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपका P1 रहेगा। हमारा जो यहाँ पे शेड्यूल P1 होता है इसके अंडर में क्या होता है हमारा जो ड्रग का पैक साइज होता है इसको कवर किया जाता है। लेकिन हमारा जो शेड्यूल P होता है इसके अंडर में क्या आता है ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एज पर डी एंड सी। देखिए डी और सी इसको आप समझ लीजिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो एग्जाम में हो सकता है आपसे डी एंड सी करके पूछिए, पूरा आपसे नाम पूछे। तो डी का मतलब होता है ड्रग और सी का होता है कॉस्मेटिक। तो सीधा यहाँ पे समझे एज पर मतलब कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा, तो शेड्यूल एन इज रिलेटेड विद, ये क्वेश्चन हमारा 2 टाइप से आएगा। तो यहाँ पे या तो इस तरीके से आ जाए कि हमारा जो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो शेड्यूल एन होता है इस रिलेटेड विद, वो इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ में रिलेटेड होता है। या देखिए इसका क्वेश्चन का जो हम आंसर देखेंगे ना वो सेम आंसर आपका क्वेश्चन बन के आएगा और जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपका आंसर हो जाएगा। किस तरह से होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल एन ए रिलेटेड है किससे, जैसे कि लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी। जैसे कि हमारी एक फार्मेसी है तो इफिशिएंटली अच्छी तरीके से उसे चलाने के लिए जो एक मैक्सिमम यहाँ पे इक्विपमेंट की लिस्ट होगी उससे रिलेटेड होता है हमारा शेड्यूल एन। या हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, या हमें एक रिटेल फार्मेसी खोलनी है तो उसका जो एरिया होता है उससे यहाँ पे रिलेटेड होता है। या सी हमारा ऑप्शन है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंटली रनिंग ए फार्मेसी। ये हम कह सकते हैं हमारी जो फार्मेसी होती है उसको रनिंग करने के लिए जो हमारी मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट होती है उससे यहाँ पे क्या होता है रिलेटेड होता है। ये नॉन या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। एक हमारी ऐसी लिस्ट जिसमें क्या होता है मिनिमम इक्विपमेंट होते हैं और जो इफिशिएंट होते हैं एक फार्मेसी को रनिंग मतलब कि चलाने के लिए, तो इससे रिलेटेड होता है हमारा जो शेड्यूल एन होता है। अब आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है मतलब कि लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंटली रनिंग ए फार्मेसी, तो ये किस शेड्यूल के अंडर में आता है।
वहाँ पे काफ़ी सारे शेड्यूल दिए होंगे, तो वहाँ पे शेड्यूल एन दिया होगा, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे बच्चे घूम जाते हैं और आंसर उनको पता तो होता है लेकिन वहाँ पे नहीं दे पाते और क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है। तो शेड्यूल के अंदर ना बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को देखना, उसके बाद ही उसका आंसर देना। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में आप पूछ रहा है फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग, मतलब कि हमारी जो शेड्यूल एक्स वाली ड्रग होती है, यूज ऑफ ह्यूमन बींग स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर इज। देखिए कहने का मतलब है जैसे हमारे ह्यूमन बींग होती है, जैसे हम इंसान है अपनी बात कर रहे हैं, तो अगर हमें शेड्यूल एक्स की ड्रग को यूज़ करना है तो इसके लिए क्या होता है ना, एक स्पेशल यहाँ पे क्या होता है, मतलब कह सकते हैं लेबल की रिक्वायरमेंट होती है। और इस लेबल पे यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे सिंबल एन डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल, तो ये हमारे यहाँ पे शो होना चाहिए। साथ में यहाँ पे सिंबल एक्स गिवन इन रेड, ये हमारा जो सिंबल एक्स होता है ना, तो उसको जैसे हमारे यहाँ पे शेड्यूल एक्स की ड्रग है तो उसको रेड कलर में यहाँ पे शो होना चाहिए इस टिप पे। ये हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंबल हमारा जो एन होता है इज रेड डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल, हमारा जो यहाँ पे लेबल होता है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे डिस्प्लेड होना चाहिए रेड में हमारा जो एन होता है, सिंबल एन। साथ में यहाँ पे सिंबल एच जो कि डिस्प्लेड होना चाहिए यहाँ पे लेबल के राइट कॉर्नर पे। तो सोचिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। देखिए आप पहले स्क्रीन पे देख लीजिए, असल में क्या होता है हमारे जो यहाँ पे शेड्यूल एक्स है, तो शेड्यूल एक्स की जो हमारी ड्रग होती है वो टोटली हमारी क्या होती है, यहाँ पे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक कैटेगरी की होती हैं। क्या होता है ना, उस पर यहाँ पे सिंबल एक्स जो है वो रेड कलर में दिया हुआ होता है लेबल पे। तो ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द मेंबर्स ऑफ DTAB होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। देखिए DTAB, तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं। DTAB की फुल फॉर्म होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे सीधा पूछ रहा है हमारे जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के, होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, ये कितने टाइम तक मतलब रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। जैसे कि 1 ईयर 1 साल तक, 7 ईयर 7 साल तक, 3 ईयर्स 3 साल तक, यहाँ पे 5 ईयर्स 5 साल तक। तो ये रह सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन आपका सी रहेगा, 3 ईयर्स तक यहाँ पे ये रुके रह सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे, अब देखिए DTAB क्या है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक मतलब अच्छा खासा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपने याद भी क्या हुआ होगा, नहीं क्या है तो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिए और आपको अच्छे से आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 13। तो ये भी हमारे DTAB से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन 13 में, DTAB हैज़ एक्स ऑफिसो मेंबर्स। हमारा जो यहाँ पे DTAB है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसके एक्स ऑफिसो मेंबर कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है, हमें यहाँ पे बताना है। अब एक्स ऑफिसो मेंबर क्या होते हैं, जैसे कि कोई पहले से बंदा गवर्नमेंट जॉब पर है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है लेकिन अच्छी पोस्ट पे होता है, तो उसको भी काफ़ी नॉलेज होती है, तो क्या होता है उसको पद मिल जाता है, उनको हम कहते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो हमने आपको PCI में पढ़ा है एक्स ऑफिसो मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो संख्या है क्वांटिटी हम बतानी है, जैसे कि 6 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। हमारी जो DTAB होती है इसके जो एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं उनकी संख्या यहाँ पे 8 होती है, 8 मेंबर यहाँ पे होते हैं। तो ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 14 में आप पूछ रहे हैं लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारी एक ड्रग है, ठीक है ना, ये हमारी एक ड्रग की लिस्ट है और ये जो हमारी ड्रग की लिस्ट है इसमें ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनको अगर हमें यूज़ करना है तो हमारे जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में हमें यूज़ करना होगा। जैसे कि कोई फिजिशियन आपको ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो जैसे उसने बताया जैसे सुबह में लेनी है, शाम में लेनी है, कितनी डोज लेनी है, पानी के साथ, दूध के साथ, सोते टाइम, नहार मुँह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब आपको फॉलो करनी होती हैं। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है अंडर मेडिकल सुपरविजन, जो हमारा वहाँ पे जिसने आपको दवाई दी है उसकी देखरेख में। तो किस शेड्यूल के अंडर में हमारी आती, कौन से शेड्यूल की ड्रग्स होती हैं, जैसे शेड्यूल J की हो गई, शेड्यूल H की हो गई, शेड्यूल J की हो गई, शेड्यूल P की हो गई। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आई थिंक आपको पता भी होगा, काफ़ी इजी हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन बी। देखिए हमारी जो शेड्यूल H की ड्रग होती है ना, तो शेड्यूल H में हमारी आती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन वाली हमारी प्रिस्क्राइब होने वाली ड्रग्स होती हैं। और देखिए जो ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है ऑलरेडी क्या होता है उनको बताता है कैसे आपको लेनी है। तो शेड्यूल H जो है आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15। तो भाई क्वेश्चन 15 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच शेड्यूल डील विद द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब देखिए इसको हमने आपको 3 से 4 बार बता दिया इस लेक्चर में। यहाँ पे पूछ रहा है भाई कौन सा हमारा शेड्यूल है
जो डील करता है यहाँ पे विद लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग, मतलब कि नारकोटिक ड्रग की लिस्ट के साथ में साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट के साथ में। तो क्या होता है भाई, हमें पहले से पता है नारकोटिक हमारी नशीली दवाएं होती है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हमारी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे शेड्यूल जी है, शेड्यूल एच है, शेड्यूल जे है, शेड्यूल एक्स है। तो हमारा जो शेड्यूल एक्स है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा जो शेड्यूल एक्स होता है ना, इसके अंडर में हमारी नारकोटिक और साथ में साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होती हैं वो आती हैं। तो ये हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग रिक्वायर, जैसे कि अगर एक ड्रग को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसका जो लाइसेंस है उसको ग्रांट करने के लिए एक हमारा फॉर्म कौन सा है जो आपको फिल करना होगा, उसके बाद आपको लाइसेंस जो है यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, मतलब कि आपको अलाउ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म नंबर हमारा 25 हो जाता है, फॉर्म नंबर 26 हो जाता है, फॉर्म 27 हो जाता है, साथ में फॉर्म 24 हो जाता है। तो एक ऐसा फॉर्म है जो यहाँ पे हमें चाहिए होता है, उसको फिल किया जाता है, उसके बाद हमें लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, फॉर्म 25 जो होता है इसको यहाँ पे फिलअप किया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 17। तो इसमें पूछ रहा है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू। देखिए हमारा जो शेड्यूल जे होता है किससे रिलेटेड होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन फर्स्ट क्यूरेबल डिसीज, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, इनको क्योर किया जा सकता है। पैक साइज ऑफ ड्रग, ये बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे नॉन का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट है। लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, तो एक हमारी ऐसी डिसीज बीमारियों की लिस्ट जिनको कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकती कि उसको वहाँ पे ट्रीट कर सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 18 हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है हमारा शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, हमारा जो शेड्यूल सी होता है ये किससे रिलेटेड होता है। जैसे लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी लिस्ट से, साथ में यहाँ पे लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं साथ में इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके लिस्ट से। और यहाँ पे थर्ड हमारा लिस्ट ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट, हमारे जो एलोपैथिक होते हैं ये, साथ में लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रोडक्ट। तो एक आंसर है जो यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर आपने शेड्यूल सी को थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होगा हमारा जो शेड्यूल सी होता है इसके अंडर में हमारी बायोलॉजिकल साथ में इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसी से हमारा ये रिलेटेड होता है। अच्छा, हमारे जो यहाँ पे बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं इनका बायोलॉजिकल का यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे सीरा हो गया या हमारे इम्यूनोलॉजिकल, दोनों मिक्सअप करके देखें। सीरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, एंटी टॉक्सिन्स हो गए, ये सब इसके अंडर में आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन 19 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है दी शेड्यूल एच कंटेन दी, हमारा जो शेड्यूल एच होता है ये कंटेन करता है, मतलब कौन सी ड्रग्स को यहाँ पे करता है ये हमें यहाँ पे बताना है। और देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल क्रिएट किया है, वहाँ पे पूछा है। तो आंसर आप इसका जान लीजिए, वहाँ पे आप जाके इसका रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, तो शेड्यूल एच जो होता है हमारा कंटेन करता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को। या सेकंड हमारा सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे कंटेन करता है। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन ऑन द लेबल, या वो ड्रग जिनके क्या होता है, मतलब उनका जो लेबल होता है उस पर क्वेश्चन होता है उनको, या कह सकते हैं लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग की हम बात करें तो हमारा जो शेड्यूल पी होता है वो इसको करता है, सेंसिटिव एंटीबायोटिक ये बिल्कुल नहीं करता है। और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लेवल पाई जाता है, हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं ना इनको यहाँ पे कंटेन करता है हमारा जो शेड्यूल एच होता है। पहले भी हमने आपको बताया हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो शेड्यूल एच के अंडर में आती हैं। ये हमारा हो जाता है। अब चलिए लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 20। तो क्वेश्चन 20 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शेड्यूल पी डील विद दी, हमारा जो शेड्यूल पी होता है किसके साथ में डील करता है। और देखिए अभी पीछे वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना इसके आंसर में इसका आंसर हमने आपको बताया है। जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ये हमारी आ जाती है शेड्यूल एच के अंडर में, सेंसिटिव एंटीबायोटिक ये इसके अंडर में आ ही नहीं सकती। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन ऑन लेबल सेम वही है, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, जैसे कि ड्रग की कब मैन्युफैक्चर की गई है, कब उसको वहाँ पे एक्सपायरी वगैरह उसकी रखी जाएगी, ये सब यहाँ पे किसके अंडर में आता है, हमारा जो शेड्यूल पी होता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ड्रग का लाइफ पीरियड उसकी